मेरे पति हाथ में फ़ोन उठाए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और मुझे यकीन था कि वो छत पर जाकर किसी न किसी से अकेले में फ़ोन पर बात करने वाले हैं, क्योंकि शादी से लेकर अब तक यही तो सब हो रहा था। मैं अपनी आंखों से उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते देख रही थी। मेरी बहन अपने कमरे से निकल कर आई तो मुझे देखकर कहने लगी, जया तुम भी कितनी भोली हो, खामोशी से सब देखती हो लेकिन कुछ कहती क्यों नहीं। देखो ना कैसे गौरव तुम्हारे सामने फ़ोन उठाए सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं। बताओ इतनी रात को उनका छत पर क्या काम है। यकीनन किसी न किसी से फ़ोन पर बात ही करने गए होंगे ना, जिसे छुप कर बात करनी होगी, और तुम हो कि कुछ कहती भी नहीं हो। मेरी मानो तो साफ शब्दों में अपने पति से बात करो और पूछो कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अगर यही सब करना था तो उन्होंने तुमसे शादी ही क्यों की। निधि की बात सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। वो ठीक ही तो कह रही थी। आखिर कब तक मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती थी। आज नहीं तो कल मुझे गौरव से इस बात को लेकर बात करनी ही थी, और यही सोचकर मैं अपनी कनपटियों को दबाने लगी थी कि पता नहीं गौरव मेरे सवालों का जवाब किस तरह देंगे। अगर वो अपनी बेवफाई को स्वीकार कर लेंगे, मुझे ही अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाते तो मैं कहाँ जाती। और यही सोच सोच कर मेरी जान निकल रही थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। कुछ ना पूछती तो अपने आप में ही जलती रहती, और अगर कुछ कुछ पूछ लेती तो शायद फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी भी न बचता। मेरे सर में दर्द की टीसें उठने लगी थी और मैं सर पकड़कर डाइनिंग टेबल के साथ रखी चेयर पर बैठ गई थी। निधि मेरे पास आई और मेरा सर दबाते हुए कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरव से मैं बात करूंगी, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। निधि की बात सुनते ही मैंने फ़ौरन उसे मना किया, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पति पत्नी का आपस का मामला है। गौरव से खुद बात करूंगी मैं। सही वक्त और सही मौके की तलाश में थी। निधि कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, तुम खुद बात कर लेना, लेकिन पहले अपनी तबीयत तो ठीक कर लो। देखो तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर हाई हो रहा है। मैं तुम्हें दवा दे देती हूँ। निधि फ़ौरन मेरे कमरे में गई और कुछ दवा लेकर आई, और ख़ुद ही उसने अपने हाथों से मुझे दवा खिलाई। तो वो मुझे बेनतिहा अपनी बहन पर प्यार आ गया। वो मुझसे इतनी ही मोहब्बत किया करती थी और मेरी हर छोटी सी छोटी बात का ख्याल भी रखती। और गौरव की इस बेवफाई पर अगर वो मेरे साथ खड़ी ना होती तो शायद कब का मैं टूट कर बिखर चुकी होती। निधि ने मुझे सहारा दिया और मुझे कमरे तक ले आई। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं दर्द बर्दाश्त के बाहर हुआ तो मैं निधि के सहारे बिस्तर पर लेट गई, और उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और कहने लगी कि तुम कुछ देर आराम करो। वैसे भी तुम्हारे पति को छत से नीचे आने में आधी रात हो जाएगी, तभी तो उससे कोई बात कर सकोगी। गौरव इसके जिक्र पर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। निधि कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई थी और कुछ ही देर में मुझे नींद लग गई थी। जब मेरी आँख खुली तो सुबह की रोशनी खिड़की से छन कर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, और फिर घड़ी पर नज़र पड़ते ही मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि घड़ी सुबह के 10:30 बजा रही थी। मैंने फ़ौरन कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन गौरव कहीं नहीं थे, मतलब कि वो ऑफिस जा चुके थे। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। सर में अब भी थोड़ा बहुत दर्द था। पता नहीं कैसे मुझे इतनी गहरी नींद लग गई थी कि मैं गौरव से बात भी ना कर सकी थी, और वो ऑफिस के लिए निकल गए थे। शादी के 3 महीने बाद ही हमारे बीच में इतनी दूरियां आ चुकी थी कि मैं चाह कर भी इस दूरी को मिटा नहीं पा रही थी, और यही बात मेरी तबीयत को और ज़्यादा ख़राब कर रही थी। मेरा ब्लड प्रेशर हर दिन हाई रहने लगा था। ऐसे में निधि का साथ मेरे लिए कुछ गनीमत था। वो भी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी, क्योंकि शादी के 1 महीने बाद ही मेरे पति की पोस्टिंग दूसरे शहर हो गई थी, और एक नए शहर में अकेले आकर शुरुआत से घर सेट करना मेरे लिए कुछ मुश्किल था। इसीलिए मैं निधि को अपने साथ ले आई थी कि जैसे ही घर सेट हो जाएगा वो वापस चली जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मैंने गौरव के अलग ही रंग देखे थे, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यह पोस्टिंग हुई नहीं बल्कि उन्होंने खुद करवाई है, ताकि वो अपनी हरकतों को दुनिया की नज़रों से छुपा कर यहाँ अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सके। वैसे तो मैं निधि को सिर्फ महीने भर का कहकर लाई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने गौरव के ऐसे रंग ढंग देखे तो निधि को कुछ और दिन अपने साथ रोक लिया था। मुझे शुरू ही से गुस्सा बहुत जल्दी आता था, और छोटी छोटी बातों पर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। और जब से हम इस नए शहर में आए थे तब से आए दिन रोज़ ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा, और वजह थी मेरा पति, जो बहुत आसानी से मेरी आंखों में धूल झोंक रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर से उठी और कमरे से निकली तो निधि नाश्ते के बर्तन उठा रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, तुम तो खूब लंबा सो जाती हो। गौरव को भी मैंने ही नाश्ता दिया है और मैंने भी नाश्ता कर लिया है।
क्योंकि तुमने मना किया था कि मैं गौरव से बात ना करूं, इसलिए मैंने उसके सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया कि मुझे उसकी किसी भी हरकत का कुछ पता है। वो जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी हुई थी और मेरे सामने भी उसने ही नाश्ता ला के रख दिया। मैंने प्यार से मुस्कुरा कर उसे देखा और कहा कि इस वक्त मेरी जिम्मेदारी, तुम मेरे घर मेहमान हो और मुझे तुम्हारा ख्याल करना चाहिए, लेकिन उल्टा तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ रही है। मेरी बात पर निधि ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, तुमने मुझे पल भर में ही पराया कर दिया, क्या ये मेरा घर नहीं है? उसका उतरा चेहरा देखकर मैं जल्दी से कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है, लेकिन तुम यहाँ कुछ ही दिनों के लिए तो हो ना, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए ना, तुम्हें मेरा। निधि ने फौरन मेरे गले में हाथ डाला और कहने लगी, आई तो मैं कुछ दिन का सोच कर ही थी, लेकिन अब वापस नहीं जाऊंगी। मैंने हैरानी से निधि से कहा, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तो कहने लगी कि जब तक तुम्हारी और गौरव की समस्या का हल नहीं हो जाता, मैं वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा ना हो कि मेरे वापस जाने के बाद वो पूरी तरह खुलकर तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे। देखो ना मेरे होते हुए कैसे वो तुम्हें अकेला छोड़ देता है, पर अगर ऐसे मैं चली गई तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। निधि की बात मुझे ठीक लग रही थी, वाकई उसके होने से मुझे काफ़ी सुकून था। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी तुम्हें वापस जाकर करना ही क्या है, अभी तो तुम्हारी शादी में बहुत टाइम है, जब तक तुम मेरे साथ ही रहो। निधि मुझसे 1.5 साल छोटी थी और उसकी मंगनी भी हो चुकी थी। दरअसल हम दोनों बहनों की मंगनी एक साथ हुई थी, वो शादी भी एक साथ भी होनी थी, लेकिन मंगनी के बाद उसके मंगेतर की नौकरी छूट गई, इसीलिए उसकी शादी कुछ टाइम के लिए रोक दी गई और मेरी और गौरव के साथ शादी हो गई। हम दोनों बहनों ने ही बीए कर रखा था। निधि घर में बिल्कुल फ्री बैठी हुई थी और इसीलिए मैं उसे आसानी से अपने साथ इस शहर में ले आई थी। लेकिन यहाँ आकर जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ किसी भयानक सपने की तरह था। मैं सारा दिन दर्द की वजह से सर पकड़कर बैठी रही और निधि खुद ही जल्दी जल्दी घर के काम करती रही। शाम को जब गौरव लौट कर आए तो उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली और खामोशी से कमरे में चले गए। ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे में गई और गुस्से में पूछा कि आप छत पर क्या करने गए थे? गौरव ने मुझे गुस्से से भरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, तुम ही बताओ, मैं इतनी रात को छत पर क्यों जाऊंगा? क्या सुनना चाहती हो? मेरे मुंह से शर्म नहीं आती तुम्हें? काश मेरी तुमसे शादी ना हुई होती, एक बार सोच लेता, आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। गौरव की बात सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। आज तक उन्होंने मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। आज पहली बार वो खुलकर इस तरह की बात कर रहे थे जो मेरे सोच में भी नहीं थी। गौरव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने गुस्से में बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर दिया। कहना क्या चाहते हैं आप? मुझसे शादी करके पछता रहे हैं? क्या किया है मैंने? खुद रंगरलियां मनाते फिर रहे हैं और मुझ पर इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। आपको क्या लगता है आपका ये बातें सुनकर मैं खामोश हो जाऊंगी, आपसे डर कर बैठ जाऊंगी और आप अपनी मनमानी करते फिरेंगे? मैं एक एक को बताऊंगी कि आप किस तरह मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर गौरव ने एक तेज़ थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा और कहने लगे कि तुम जैसी औरत से शादी करने से अच्छा था कि मैं खुदकुशी कर लेता। तुमने तो मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। मैं अपनी मर्ज़ी से सांस तक नहीं ले सकता। ये कहकर वो गुस्से से बाहर निकल गए और मैं अपने मुंह पर हाथ रखे अक्का बक्का उन्हें जाते देखती रह गई। शादी से पहले वो किस तरह और मोहब्बत से और प्यार से बर्ताव करते थे और शादी के 2 महीने बाद ही उनका ये बदला हुआ रूप मेरे दिल पर छुरियां चला रहा था। गौरव के जाते ही निधि भागती हुई कमरे में आई और मुझे इस तरह मुंह पर हाथ रखकर खड़ा देखकर घबरा कर कहने लगी, गौरव ने तुम पर हाथ उठाया है? मैं बिना कुछ कह रोते हुए निधि के गले लग गई तो वो भी परेशान हो गई और मुझे बिस्तर पर बिठाकर समझाने लगी कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगता है गौरव का किसी लड़की के साथ चक्कर चल गया है और वो उसी से बात करने के लिए छत पर जाता है। हो सकता है इस नए शहर में आकर ही उसे वो लड़की मिली हो, तभी तो उसके रंग ढंग बदले हैं। लेकिन तुम फिक्र से उसके पीछे भागने की बजाय उसके साथ सख्ती से बर्ताव करो और जहाँ तक मुमकिन हो उसे खुद से दूर रखो ताकि उसे खुद तुम्हारी कदर हो। जितना तुम रोकर उसके लिए परेशान होगी, उसके सामने अपनी बेबसी दिखाओगी, वो उतना ही तुम्हारे सर पर चढ़ेगा। इसीलिए इसी तरह उसे सख्ती से बर्ताव करो ताकि वो जान ले कि तुम उसके बगैर मर नहीं जाओगी। ये आदमी ऐसे ही होते हैं, अगर औरत इनसे लापरवाह हो जाए तो खुद ही लौट आते हैं। तुमने भी तो गौरव को हद से ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा था, उसके आगे पीछे तुम फिरती रहती थी। देखो कैसे उसने तुम्हें अपने पाँव की जूती बना लिया। अब तुम उससे दूर दूर रहो, उससे अनदेखा करो और इसी तरह सख्ती से पेश आओ ताकि उसे पता चले कि तुम कमज़ोर नहीं हो। मैं निधि की बातें सुनते हुए उसके सीने से लगी रोती चली जा रही थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरा दिल चाह रहा था
कि मैं दीवार पर अपना सिर दे मारूं। निधि ने मुझे फिर से ब्लड प्रेशर की दवा दी और बिस्तर पर लिटा दिया। दवा खाते ही मैं थोड़ी देर में नींद की गहराइयों में उतर गई और फिर सुबह से पहले मेरी आँख ना खुली। एक नई सुबह का सूरज मेरा वेलकम कर रहा था, लेकिन इस नए दिन में भी कुछ ना बदला था। मेरे उठने से पहले ही गौरव शायद ऑफिस चले गए थे और जब मैं कमरे से निकली तो निधि सफाई में बिजी थी। मुझे देखकर फ़ौरन मेरी तबीयत का पूछने लगी तो और मैंने निधि से गौरव का पूछा तो कहने लगी गौरव ऑफिस जाने से पहले भी सारा टाइम किसी के साथ फ़ोन पर लगे हुए थे और नाश्ता भी बहुत जल्दबाजी में करके निकल गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी से मुलाकात के लिए जा रहे हों। निधि की बात सुनकर मेरा दिल और भी ज़्यादा बैठ गया था। मैं बात फ़ोन से आगे निकल कर मुलाकातों पर पहुंच चुकी है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पिछली रात इस तरह गौरव ने मुझ पर थप्पड़ मारा था, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था उनकी नज़रों में मेरी क्या हैसियत रह गई थी। मुझे परेशान देखकर निधि ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगी इतना ना सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा। सारा दिन मेरा यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े गुजर गया और घर के सारे काम भी निधि ने ही संभाला हुआ था। शाम को जब गौरव लौटे तो मैं बिस्तर पर पड़ी थी। सर दर्द की वजह से सर पर दुपट्टा बांध रखा था। गौरव ने एक अजीब सी नज़र मुझ पर डाली और अपना फ़ोन उठाए कमरे से निकलने लगे। ना चाहते हुए भी मैंने पूछ लिया कि आप फ़ोन उठाकर कहाँ जा रहे हैं। गौरव ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे तुम इस तरह पड़ा देखने से अच्छा है कि मैं छत पर जाकर सुकून का सांस लूं। काश कि तुम्हारे घर वाले मुझे पहले ही बता देते कि तुम एक मानसिक रोगी हो, फिर तुम्हें समझकर अपनी ज़िंदगी का फैसला तो कर लेता। मानसिक रोगी और शादी की बात मेरे तन बदन में आग लगा दी थी और गुस्से से उठकर खड़ी हुई और गौरव से कहा कि अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप किस से मुलाकात करके आ रहे हैं और यहाँ आकर मुझे मानसिक रोगी बताकर ख़ुद को पवित्र साबित करना चाहते हैं। ज़रा मुझे भी तो बताएंगे वो कौन सी हसीना है जो सुबह सवेरे आपसे मिलने के लिए पहुँच गई थी। गौरव ने गुस्से से भरी नज़र मुझ पर डाली और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो फिर से छत पर गए और मैं दोबारा बिस्तर पर ढह गई थी। मैं कुछ ही देर बाद निधि मेरे पास आई और कहने लगी, मैं छत पर बैठी चाय पी रही थी कि इतने में गौरव छत पर आया और गुस्से से मुझसे कहने लगा कि तुम नीचे जाओ, मुझे किसी से ज़रूरी बात करनी है। मजबूरन मुझे नीचे आना पड़ा और अब वो छत पर किसी से फ़ोन पर बातों में लगा हुआ है और तुम यहाँ आराम से बिस्तर पर पड़ी हो। निधि की बात पर मैंने बस बुरा सा मुँह बनाकर उसको देखा और कहा कि मेरे कुछ भी कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, गौरव वही करेगा जो उसे करना है। मैं जान गई हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं रही अब गौरव की ज़िंदगी में, मेरी जगह किसी और ने ले ली है। निधि कहने लगी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब जब वो नीचे आए तो उससे साफ शब्दों में बात करो और कहो कि कब तक ये मामला ऐसे ही रहेगा, आर हो या पार। निधि मेरे लिए चाय बनाने का कहकर निकल गई, पर मैं उसकी बात पर सोचने लगी वो ठीक ही तो कह रही थी। काफ़ी देर बाद जब गौरव नीचे आए तो मैंने बिना सोचे समझे उनसे फिर झगड़ा शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो भी मेरे साथ बहस करते रहे, फिर तंग आकर घर से निकल गए और उस दिन के बाद से उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया। वो कुछ वक्त के लिए रात को घर लौट कर आते, लेकिन कुछ वक्त में मैं सो रही होती और इस तरह हम दोनों की मुलाकात भी नहीं हो पाती। सारा दिन मैं दुख और गुस्से से भरी यहाँ वहाँ घूमती और शाम के वक्त जब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगता तो निधि मुझे ब्लड प्रेशर की दवा देकर सुला देती। उसके बाद गौरव ना जाने कब घर आते और कब वापस चले जाते मुझे कुछ खबर नहीं होती थी। हम दोनों के बीच इस कदर फासले बढ़ गए थे कि एक दूसरे से बात किए हफ्ता होने वाला था। गौरव की ये बेवफाई मुझसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं हो रही थी और ऐसे में एक शाम जब निधि मुझे ब्लड प्रेशर की दवा दी तो मैंने खाने के बजाय गुस्से में उसे डस्टबिन में डाल दिया और अपना सिर पकड़े बिस्तर पर ऐसे ही लेट गई। लेकिन आज ना ही मुझे नींद आई थी और ना ही सुकून आ रहा था। रात के 1 बजे थे तकरीबन, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे घर में कोई दाखिल हुआ हो। मैं अपने कमरे में थी और बाहर की आहटों को सुन सकती थी। मर्द की आवाज़ सुनकर मुझे समझ आ गया कि गौरव घर लौट आए हैं। मैं कमरे में ही उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन हैरत की बात थी कि वो कमरे में नहीं आए थे। आधा घंटा ऐसे ही गुजर गया और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं कमरे से निकल आई, लेकिन गौरव घर में नहीं कहीं नज़र नहीं आए। हाँ, मगर निधि के कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो गौरव ही थे। मुझे डर था कि कहीं निधि गुस्से में उनके साथ कोई ऐसी वैसी बातें ना कर दे जिससे हमारा रिश्ता पूरी तरह टूट जाए। मैं अभी इस रिश्ते को बचाना चाहती थी क्योंकि मुझे गौरव से बहुत प्यार था और यही सोचकर मैं जैसे ही निधि के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी आवाज़ों ने मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकाल दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। कुछ देर में ऐसे ही दरवाजे पर खड़ी रही, सारी बातें सुनती रही और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच गई तो मुझे देखकर निधि के चेहरे का रंग उड़ गया और गौरव भी घबरा खड़े हुए। मैंने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार
ने थप्पड़ निधि के मुंह पर दे मारा और रोते हुए कहा कि तुम कैसी बहन हो, तुमने ये सब क्यों किया, तो क्यों तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। मैंने एक अफसोस भरी नज़र गौरव पर डाली, जो मेरी बात बहन की हर बात पर आग बंद करके यकीन कर बैठा था। और यही वजह थी कि हमारे रिश्ते में इतनी बड़ी दरार आ गई थी कि हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन ये यकीन सिर्फ उन्होंने ही तो नहीं किया था, बल्कि यकीन तो मैंने भी निधि की हर बात पर किया था। और इसीलिए तो आज मुझे ये दिन देखने को मिला था। निधि ने नफरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आप बड़ी बहन थी, इसलिए बचपन से ही आपको हर चीज़ अच्छी से अच्छी मिली। माँ पापा ने हमेशा मुझे आपकी उतरन ही पहनाई और आपकी पुरानी किताबें ही मेरे हिस्से में आईं। जूतों से लेकर यूनिफॉर्म तक हर चीज़ मैंने वही इस्तेमाल की जो आप इस्तेमाल कर चुकी थी। हर चीज़ अच्छी चीज़ पहले आपको मिलती और फिर जब आप उसे इस्तेमाल कर लेती तो वो मेरे पास आती। सारी ज़िंदगी मैं यही सोचती रही कि शादी के बाद ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम दोनों की जब मंगनी का वक्त आया तो पापा ने गौरव जैसे सरकारी ऑफिसर का रिश्ता आपसे तय कर दिया और मेरे लिए एक कंपनी में एक मामूली नौकरी करने वाले लड़के को चुना। मैं खामोश रही और उसे अपना नसीब समझकर कबूल भी कर लिया। लेकिन किस्मत की मार देखो कि उसकी नौकरी छूट गई और उसके घर वालों ने उसकी नौकरी जाने पर मेरी किस्मत बताई कि मेरे ही कदम मनहूस थे जो उस लड़के की नौकरी छूटी। और आप गौरव से शादी करते ही न सिर्फ उसके दिल पर राज करने लगी, बल्कि गौरव की नौकरी में तरक्की भी हो गई और उसकी पोस्टिंग भी हो गई। आपकी ससुराल की झंझट से जान छूट गई और आप यहाँ अलग ज़िंदगी गुजारने के लिए चली आईं। और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाई। मैंने सोचा, जब सारी ज़िंदगी आपकी उतरन ही पहनी है तो क्यों ना शादी भी उसी आदमी से ही करूं जो आपको छोड़ चुका हो। मैं भी गौरव जैसे एक अच्छे और सरकारी नौकरी करने वाले इंसान से शादी करना चाहती थी ताकि मेरी ज़िंदगी भी सेटल हो जाए। और जब आप मुझे अपना घर सेट करने के लिए यहाँ लेकर आईं तो ये इतना आलीशान घर देखकर मैं हैरान रह गई थी। और पहले ही दिन से मैंने गौरव के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि आप एक मानसिक रोगी हैं और घर वालों ने ये बात छुपा कर आप दोनों की शादी करवाई है। मैंने गौरव को बताया कि आपको शक की बीमारी है और आप वही सब कुछ देखती हैं जो आप देखना चाहती हैं। और गौरव को भी आसानी से मेरी बात पर यकीन हो गया है। गौरव को छत पर मैं ही किसी न किसी काम से भेजा करती और पीछे से आपको ये कहती कि गौरव किसी से फ़ोन पर बात करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था आपको गुस्सा करने की आदत है और ये गुस्सा आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। इसलिए मैं हमेशा आपको गुस्सा दिलाती और दवा के नाम पर नींद की दवा खिला देती। आपका गुस्सा मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि मैंने आपके गुस्से का इस्तेमाल करके ही बहुत आसानी से अपना काम कर लिया। आप गुस्से में अंधी होकर मेरी हर बात का एतबार करती गईं और अपने हाथों खुद ही अपने पति को खुद से दूर कर दिया। और गौरव यही समझता रहा कि आप ये सब अपनी बीमारी की वजह से कर रही हैं। मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था कि गौरव ज़्यादा दिन तक आप जैसी मानसिक रोगी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो आपसे तंग आकर आपको छोड़ देगा और तब तक मैं उसके दिल में अपनी जगह बना लूँगी। पर आज मैं इस प्लान में कामयाब भी हो गई थी। अगर आप इस वक्त यहाँ ना आती और हमारी बातें ना सुनती तो गौरव आपको सुबह तलाक दे देता और फिर मेरी और गौरव की शादी हो जाती। लेकिन आप गलत वक्त पर न जाने कैसे यहाँ पहुँच गईं और मेरा सारा प्लान नाकाम हो गया। मैं हैरत और दुख के साथ अपनी बहन को देख रही थी, जिसने सगी बहन होने के बावजूद मेरा घर उजाड़ने की घिनौनी साजिश की थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मुझसे जलन थी। हम जैसे मिडिल क्लास घरानों में तो माँ बाप ने जो चीज़ बड़े बच्चे के लिए ख़रीदते हैं वही उनके छोटे बच्चे सालों साल इस्तेमाल करते हैं। इसमें तो कोई अनोखी बात नहीं थी। लेकिन मेरी बहन ने इसे अपने स्वाभिमान का मसला बना लिया। जब मैं निधि के कमरे के दरवाजे पर पहुंची थी तब वो गौरव को इस बात के लिए तैयार कर रही थी कि वो अगले ही दिन मुझे तलाक दे दे और ज़्यादा मेरी बीमारी को बर्दाश्त ना करे। जब निधि की सच्चाई खुलकर गौरव के सामने आई तो वो भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे भी इस बात का यकीन हो गया था कि मैं मानसिक रोगी हूँ और निधि उसके लिए बेहतर साबित होगी। सारा सच जानने के बाद गौरव ने निधि को पहली ही ट्रेन से वापस घर भेज दिया और मुझे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली। वो कह रहा था कि मैं निधि की बातों में आ गया और उसे यही लगा कि मैं दिमागी मरीज़ हूँ। मेरी भी बराबर गलती थी, इसलिए मैंने भी गौरव से माफ़ी मांगी। अगर मैं निधि की बात पर अंधा भरोसा करने के बजाय अपनी आंखें खोलकर गौरव का सच जानने की कोशिश करती तो शायद कुछ ना होता। निधि हम दोनों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। उस दिन के बाद से मैंने कभी निधि से कोई बात न की। मैं अपने घर भी जाती तो खामोश रहती और गौरव तो निधि की शक्ल तक न देखते। उसके मंगेतर की दोबारा अच्छी नौकरी लग गई थी और माँ पापा ने उसकी भी शादी कर दी। आज वो भी अपने घर में खुश है। अगर वो मुझसे जलन ना रखती तो शायद हमारे रिश्ते में पहले जैसी मोहब्बत होती। मगर सच कहूँ तो जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे अपनी ही सगी बहन से डर लगने लगा। आज इस घटना को 5 साल गुजर चुके हैं।
मैं और गौरव खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि पति पत्नी के रिश्ते में शैतान बहुत जल्दी दखल अंदाजी करता है, और इसी लिए हर पति पत्नी को चाहिए कि वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और किसी भी अपने या पराये की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि अगर निधि अपने प्लान में कामयाब हो जाती तो आज हमारे रिश्ते किस तरह के होते। मैं आज तक निधि को दिल से माफ़ नहीं कर सकी। आप लोग मुझे बताएं कि क्या मुझे पास्ट को भुलाकर अपनी बहन को माफ़ कर देना चाहिए या फिर उसे अनदेखा करके ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और मेरी कहानी को बहुत प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।